दोस्तों, आज के समय में स्वार्थ ने इंसान को इतना अंधा बना दिया है कि जहां न रिश्तों की कद्र है और न ही इंसानियत का एहसास। आजकल दोस्ती, रिश्तेदारी और यहां तक कि खून के रिश्ते भी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हैं। जब तक आप किसी के काम के हैं, तब तक आप उनके लिए प्रिय हैं, लेकिन जैसे ही काम निकल गया, आपका महत्व खत्म हो जाता है। लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसे में कई बार हम अपने दिल से जुड़े रिश्तों को सच्चा मान बैठते हैं, लेकिन जब कठिनाइयों का समय आता है तो वही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही सबसे पहले हमें छोड़ देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लाचार माता पिता की है जिन्हें उनके अपने बेटों ने तब छोड़ दिया जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी सरोज और 2 बेटों अभय और विक्रम के साथ रहता था। रमेश के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को हर सुख देने की कोशिश की। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि उनके भविष्य में कोई कमी न रह जाए। जब बेटे स्कूल जाते, रमेश उनके जूतों की पॉलिश करता और सरोज उनके टिफिन में प्यार से घर का बना खाना रखती। बच्चे बड़े होते गए। रमेश ने उनका दाखिला शहर के बड़े हॉस्टल में कर दिया। समय बीतता गया, दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता गया। बच्चों की स्कूल की फीस भरने का समय आता तो वह जैसे भी हो पैसों का इंतजाम कर ही लेता। रमेश और सरोज हर मुमकिन कोशिश करते ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, भले ही इसके लिए उन्हें खुद तकलीफें सहनी पड़े। दिन रात मेहनत करने और आराम नहीं मिलने की वजह से आजकल रमेश की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उसी बीच हॉस्टल का फीस देने का टाइम आ गया। उसके पास पैसे नहीं थे। वह चिंता में डूबा था कि कैसे क्या करे। तभी सरोज ने कहा, सुनिए जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आप ही का दिया हुआ कुछ गहना है, उन्हें बेच दीजिए और बच्चों का फीस भर दीजिए। ये उनका आखिरी साल चल रहा है। वो गहने वैसे भी रखे हुए हैं। रमेश ने कहा, ये गहने सिर्फ जेवर नहीं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार है सरोज। इन्हें बेचना मेरे लिए आसान नहीं है। कोई बात नहीं जी, बेटों का भविष्य इनसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सरोज ने उसे समझाया। रमेश ने वो गहने बेच दिए। सरोज बराबर बच्चों के पास फोन करके उनका हाल पूछती रहती। ठंड के दिनों में जब बेटों को नए स्वेटर की जरूरत पड़ी तो रमेश ने उनके लिए नए गर्म कपड़े हॉस्टल भिजवाए और खुद अपने पुराने फटे स्वेटर में ही पूरी सर्दी निकाल दी। साल बाद अभय और विक्रम दोनों की पढ़ाई खत्म हुई और उन्होंने वहीं शहर में नौकरी पाली। अब उन लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ होने लगा। शुरुआत में वे फोन करते थे, छुट्टियों में गांव भी आते, लेकिन बाद में माँ बाप से बात करने में झिझकने लगे। जब सरोज बीमार पड़ती तब भी बच्चे सिर्फ पैसे भेजने की बात करते, लेकिन गांव आने का समय नहीं निकाल पाते। धीरे धीरे उनकी व्यस्त जिंदगी ने उन्हें गांव और उनके माँ बाप से दूर कर दिया। रमेश और सरोज अक्सर अपने बच्चों की बात किया करते। रमेश गर्व से कहता, अब तो वे बड़े आदमी बन गए हैं, हमारी मेहनत रंग लाई। सरोज दबे मन से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती। लेकिन सरोज के मन में एक डर गहराता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि वक्त के साथ उनके बेटे बदल रहे हैं। अब महीनों तक फोन नहीं करते और जब भी रमेश या सरोज इधर से फोन करते तो बातचीत औपचारिक सी होती। पापा, अभी बहुत काम है। मम्मी, बाद में बात करते हैं। ये शब्द सुनकर सरोज के दिल में एक अजीब सी उदासी भर जाती। नौकरी लगने के कुछ साल बाद अभय, जो बड़ा भाई था, अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक अमीर लड़की से शादी कर ली। पार्टी एक बड़े होटल में रखी गई थी। खूब खर्च किए, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन अपने माँ बाप को इसकी खबर तक नहीं दी। एक दिन पड़ोस के किशन लाल ने रमेश से कहा, अरे भाई, बधाई हो, तुम्हारे बड़े बेटे की शादी हो गई। बहुत शानदार शादी थी। रमेश और सरोज एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। कैसी शादी? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। अरे भाई, शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी दी थी। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। हम तो अखबार में फोटो देखकर पहचान पाए कि ये तो अभय है। रमेश उदास होकर सरोज से कहता, हमने जिनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन हमारे लिए उनके पास क्या एक न्योता तक नहीं था। सरोज की आंखों में आंसू भर आए। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हमसे तो एक बार पूछा तक नहीं, हमसे इतना भी रिश्ता नहीं रहा। रमेश ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, बच्चे अब बड़े आदमी बन गए हैं, शायद जल्दी में होंगे, इसलिए हमें बुला नहीं पाए होंगे।
लेकिन यह सिर्फ खुद को तसल्ली देने की कोशिश थी। सच्चाई यह थी कि उनके बेटे अब उनके नहीं रहे थे। रमेश और सरोज बार बार बेटों को गांव आने के लिए कहते, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना मिल जाता। एक दिन रमेश ने खुद बेटों को फोन किया। बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम लोगों को देखने का बड़ा मन कर रहा है, कब आ रहे हो? विक्रम की आवाज आई। पापा, आप भैया को फोन कर लीजिए ना, मैं बहुत बिजी हूं। रमेश ने अभय को फोन लगाया, उससे भी घर आने को कहा। पापा, अब हम शहर में सेटल हो चुके हैं, यहां गांव की जिंदगी हमारे लिए मुमकिन नहीं। रमेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी फोन कट गया। उसकी उंगलियां अब भी लाल बटन को देख रही थीं, मानो फोन अभी भी बज रहा हो, मानो बेटे की आवाज फिर से सुनाई देगी। लेकिन नहीं, अब सिर्फ सन्नाटा था। उसका मन अचानक भारी हो गया। दिल के किसी कोने में एक टीस उठी। शहर में सेटल हो चुके हैं, गांव की जिंदगी मुमकिन नहीं। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें छीन ली हों। उसने सरोज की तरफ देखा, जो बेसब्री से पूछ रही थी, क्या कहा बेटों ने, आ रहे हैं ना? रमेश के गले से कोई शब्द नहीं निकले, बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, हाँ, बहुत बिजी हैं अभी। सरोज ने उदास होकर सिर झुका लिया, लेकिन रमेश की आंखों में अब एक गहरी उदासी थी। उसने महसूस किया कि अब उसके बेटे सिर्फ नाम के रह गए हैं, रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। उस दिन से रमेश ने फिर कभी बेटों को फोन नहीं किया। अब वह हर दिन बस दरवाजे की ओर देखता, शायद कोई आकर कहे, बाबूजी, आपके बेटे आए हैं। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। रमेश का दिल धीरे धीरे बुझने लगा। समय बीतता गया। एक दिन रमेश बहुत बीमार पड़ गया। वह इतना कमजोर हो गया था कि ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सरोज दिन रात उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन उसकी उम्र भी अब साथ नहीं दे रही थी। गांव के वैद्य ने कहा, अब इन्हें आराम और अपनों की देखभाल की जरूरत है, दवाइयां अकेले कुछ नहीं कर सकती। सरोज ने एक बार फिर अभय और विक्रम को फोन किया। बेटा, तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। लेकिन इस बार अभय ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने सीधे कह दिया, माँ, यहाँ ऑफिस से छुट्टी लेना मुश्किल है, डॉक्टर से इलाज करवा लो, हम पैसे भेज देते हैं। सरोज ने रोते हुए फोन रख दिया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, हमें किस गुनाह की सजा दे रहे हो? उस रात उसके सिर में बहुत तेज दर्द था। ज्यादा देर तक जाग नहीं सकी और थक कर सो गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी तो उसने देखा, रमेश अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर चुपचाप लेटा था। वह हमेशा की तरह न हिले, न कोई आवाज आई। सरोज को कुछ अजीब सा लगा। वह घबराते हुए पास गई, रमेश को हिलाया, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी सांसें थम चुकी थीं, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। सरोज फूट फूट कर रो पड़ी। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, उनकी हर खुशी के लिए अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, आज उसी की मौत के समय उसके बच्चे उसके पास नहीं थे। न कोई कंधा देने वाला था, न कोई उसके अंतिम शब्द सुनने वाला। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश के अंतिम संस्कार की तैयारी की। गुस्से में गांव के लोग कहने लगे, कैसे बेटे हैं ये, जिनके लिए बाप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब उसकी मौत पर भी नहीं आए। सरोज ने आंखों के आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, भैया, गुस्सा मत करो, अब कोई किसी का सगा नहीं होता। रमेश की चिता जल उठी और उसके साथ ही एक बाप की आखिरी उम्मीदें भी राख हो गईं। दूर आसमान में धुआं धीरे धीरे घुल रहा था, जैसे रमेश की आत्मा अब भी अपने बेटों की राह देख रही हो। स्वार्थ का दीपक ऐसा जल रहा है, जैसे रिश्तों का अंधकार उसमें पल रहा है।